चलो स्टार्ट करते हैं। सेट्स, सेट वर्ड से आप फेमिलियर हैं। सेट जैसे डेली रूटीन में भी हम यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं भाई इन बुक्स का एक सेट बना दें, नोट्स के सेट को अच्छे ढंग से रखें। आप बुक शॉप पे जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, +1 बुक्स का एक सेट दे दे। तो सेट वर्ड से आप फेमिलियर हैं। सेट है क्या? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, set is well defined collection of objects. Well defined collection। तो सेट का मतलब ग्रुप है। डेली रूटीन में आप लोअर क्लासेस से भी यूज करते आ रहे हैं, 6, 7 से इतनी बुक का सेट्स, 8th क्लास की बुक्स का सेट, 10th क्लास की बुक्स का सेट, तो डेली रूटीन में भी हम यूज करते आ रहे हैं। लेकिन सेट के अंदर कौन सी चीजें लेंगे जो वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है बेटा? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मीनिंग इज नो कंफ्यूजन। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल डिफाइंड का मतलब ये। वेल डिफाइंड मीनिंग नो कंफ्यूजन। वेल डिफाइंड मीनिंग दिस, वेल डिफाइंड मतलब नो कंफ्यूजन। यस बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब नो कंफ्यूजन। किसमें नो कंफ्यूजन? वेदर एंड पर्टिकुलर एलिमेंट इन सेट और नोट। कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है या नहीं, इसका मीनिंग जो है सेट है। बेटे आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं ना बेटे? और वीडियो बेटा ओके है? वीडियो जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आप पढ़ पा रहे हैं क्या बेटा? यस बेटा, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आप पढ़ पा रहे हैं ना सभी? यस सर। यस बेटा ओके। थोड़ा और बड़ा लिखे, ठीक है? लेटर फॉर्मेशन ठीक है इधर, या और बड़ा लिखना है? ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है या नहीं, उसका मतलब सेट है। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा। आपको केवल एनसीईआरटी बुक रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन आज एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने आपको क्वेश्चंस भी भेज दिए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अभी ये तो बंद कर दे, अभी बंद कर दे, अभी तो उनका सुन रहा है ना, बंद कर दे। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन तो सेट कलेक्शन है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर। एक साल के अंदर जितने भी मंथ्स होते हैं उनका कलेक्शन, बिगिनिंग विद जे। एक साल के अंदर जितने भी मंथ्स हैं और जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, मीनिंग आपको पता है एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं ये आपको पता है। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट है या इस सेंटेंस को आप सेट कहेंगे या नहीं, इस कलेक्शन को? तो यस, इट इज कलेक्शन इज ए सेट। ये जो कलेक्शन है वो सेट है। तो उसका रीजन क्या देंगे? कलेक्शन इज सेट। रीजन क्या होगा? जो डेफिनेशन है वही रीजन है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड।
क्योंकि ये वेल डिफाइंड जो स्टेटमेंट है, मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज इट कंटेन्स। इसमें कौन कौन से मंथ कंटेन हो रहे हैं बेटा? जनवरी, जून, जुलाई। क्योंकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं और जे से स्टार्ट होने वाले केवल 3 ही मंथ्स हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई, तो 3 ही मंथ्स हमारे पास है जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वेल डिफाइंड है, आपको कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है फेब इसमें नहीं आएगा, मार्च इसमें नहीं आएगा, अप्रैल इसमें नहीं आएगा, अगस्त इसमें नहीं आएगा, ये आपको पता है। आपको पता है इसमें एप्पल नहीं आएगा, ऑरेंज नहीं आएगा, हॉर्स नहीं आएगा। तो इस कलेक्शन को आप बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं, इसलिए ये सेट है। आपको कोई डाउट है तो वो पूछेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट नंबर पूछना है आपको, सेट की डेफिनेशन क्या है? कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकंड थिंग, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, ये स्टेटमेंट है। सेट क्यों है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। क्या रीजन है? और फर्दर इसमें 3 ही चीजें हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो बहुत सिंपल है, मैथ्स +1 का थोड़ा सा डिफरेंट। भाई इसमें मैथ्स क्या कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। अभी कोई डाउट है 1 2 4 स्टेप्स में, तो आपको स्टेप नंबर पूछना है, आपको आंसर दे दिया जाएगा। राइट, तो ये एक सेट है। जनरल नॉलेज जी के, अगर वो लिखता कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, तो क्या ये सेट होता? नोट भी करें बेटे ये स्टेटमेंट, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमने रब कर दिया विद जे। जे क्यों था? रीजन क्या था? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। नोट कर लीजिए बेटा, ये वेल डिफाइंड था क्योंकि इसमें क्या कंटेंट था, इस कलेक्शन में क्या क्या चीजें कंटेंट थी? जनवरी, जून, जुलाई। वैसे 12 मंथ्स होते हैं, आपको पता है, जनवरी, जून, जुलाई इसमें कंटेंट था। नोट कर लीजिए बेटे, आप कॉपी पेन पास रखिए। मैथ इज ओनली बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे आप। अभी आपको चैप्टर करा रहे हैं, फिर आपका टेस्ट लेंगे इसके बाद, तो आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। जनवरी, जून, जुलाई, इसमें 3 ही मंथ्स हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं आपको। अगर अगर ये ना लिखा होता, ये लिखा होता कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, तो क्या ये सेट था? अगर बेटे ये लिखा होता कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, तो क्या ये सेट था क्या बेटा? यस, तब भी सेट था। क्यों? कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, तो आपको पता है इसमें 12 ही मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स वो भी काउंट, आपको पता है वेल डिफाइंड हो गया, वो भी वेल डिफाइंड है, वो भी वेल डिफाइंड है। यस, तब भी सेट होता है। जनरल नॉलेज, अगर ये क्वेश्चन होता कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, तो ये सेट था। यस, बिकॉज इट कंटेन्स 12 एलिमेंट्स। इसमें 12 एलिमेंट्स, 12 मेंबर्स हैं, एलिमेंट मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर हैं? जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर तक, तब भी सेट। तो सेट का मतलब आपको क्लियर है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं उन सब का कलेक्शन। बेटे अपने वीडियोज और म्यूट रखेंगे, वीडियोज भी ऑफ रखेंगे। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करेंगे बस, ताकि आप सबको अच्छे ढंग से समझ में आए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट। तो ये 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए, तो ये पूछेगा क्या ये सेट है, यस और नो। 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आपके इससे पूछे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा एक्सप्लेन योर आंसर, तो आपको आंसर एक्सप्लेन करना। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड स्टेटमेंट इज 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया कलेक्शन। तो कलेक्शन दे रखी है, इस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है।
10 most talented writer. टीम होगा क्या? 10 most talented writers of India. अब क्या है बेटा, देखो 10 most talented writers of India है, तो क्या ये सेट है या नहीं ये बताना है बेटा। तो ये सेट नहीं है। आप ये कहेंगे नहीं, हम तो बता सकते हैं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन कौन से हैं, मोरारजी मुंशी प्रेमचंद है, कबीर दास है और है, ये सब मोस्ट टैलेंटेड है। लेकिन आपको बताया था कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेदर एन पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग द सेट और नॉट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है या नहीं। अब कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद है, कोई कहेगा कबीर दास है, कोई कहेगा भाई इंडियन राइटर्स तो बिल्कुल बेकार है, अच्छे ढंग से लिखते नहीं है, तो एक कंफ्यूजन आ गया। क्यों? तो आप लिख देंगे बिकॉज, क्या रीजन लिखेंगे? जो डेफिनेशन है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। जो चीज वेल डिफाइंड नहीं है, इतना भी ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, बट जो चीज वेल डिफाइंड नहीं है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। कौन सी चीज है? बिकॉज द वर्ड मोस्ट टैलेंटेड। अपने माइक्स ऑफ रखेंगे, वीडियो ऑफ रखिए ताकि अच्छा समझ में आए। मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। मोस्ट टैलेंटेड वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड वर्ड नॉट डिफाइंड है, इसलिए फर्स्ट और ये सेकंड। अभी और एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ट्रिक देखिए बेटा आप, और कैसे डिसाइड करेंगे आप कि ये सेट है या नहीं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रिक देखिए, कैसे आप डिफाइन करेंगे वो सेंटेंस जिसमें वर्ड ये आ जाए, वर्ड बेस्ट आ जाए, मोस्ट आ जाए, वर्स्ट आ जाए, जिसमें बेस्ट है, मस्ट है, वर्स्ट है, तो उसमें कंफ्यूजन आ जाता है और कंपैरिजन इज देयर। कंपेयर हो जाए, कंपैरिजन। और आप कैसे, ट्रिक है, बुक में नहीं लिखी हुई ये चीजें, मतलब आपको कैसे सोच रहे हैं। टीचर तो जनरली ये बताएगा ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन किन कौन कौन से सेंटेंस वेल डिफाइंड नहीं होते, जिसमें बेस्ट आ जाए, मोस्ट आ जाए, वर्स्ट आ जाए, जैसे इसमें मोस्ट आ जाए, या कोई कंपैरिजन आ जाए, इनमें से कौन अच्छा है, कंपैरिजन आ जाए, इन दो में से कौन बेटर है। और आप इस ढंग से भी सोच सकते हैं, एक ही चीज को 2-3 पर्सन से पूछ लो। Ask one thing, एक ही चीज को ask the statement, ask one thing, ask the statement from two different person। दो डिफरेंट पर्सन से आप वो स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। ask the statement from two different persons, their answer must be same। उनके आंसर सेम होने चाहिए। अगर है तो ये वेल डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो कंफ्यूजन है। आप ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं? तो एक तो क्या आना चाहिए कि बेस्ट, मोस्ट, वर्स्ट उसमें नहीं होने चाहिए। अगर है तो देयर इज ए कंफ्यूजन, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। एक कंपैरिजन ना नहीं होना चाहिए। उसी स्टेटमेंट को दो डिफरेंट पर्सन से पूछें आप, दो डिफरेंट पर्सन से, उनके आंसर सेम होने चाहिए। देयर आंसर मस्ट बी सेम। अगर है तो स्टेटमेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो अब ये जो क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट बुक का, जो आपको हमने व्हाट्सएप भी किया है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं है, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। और ज्यादा क्लियर करना चाहें तो आप लिखेंगे दो वर्ड जो मोस्ट टैलेंटेड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड कोई किसी को कहेगा, कोई किसी को कहेगा, तो मोस्ट आ गया, कंपैरिजन आ गया,
एक ही चीज हम दो जनों से पूछे, दो डिफरेंट पर्सन से, तो वो अलग अलग जवाब देंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन को सेट नहीं कहा जाएगा, तो सेट नहीं। ये 1 2, ये ट्रिक का थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट, चलो सेकेंड थर्ड, ये तो ट्रिक लिखी है, फार्मूला लिखा है भी कैसे आप पहचानेंगे, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करें। कोई डाउट है तो नंबर पूछे बेटा आप। भाई ये सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मोस्ट आ गया वो। तो एक चीज को 3-4 बार हम आपको पहले ही रिपीट कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। करिए नोट बेटा, कर लीजिए नोट अपनी कॉपीज पर। समझ के करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरी पोर्शन नोट कर लीजिए। करो आराम से लेट के। कोई डाउट है तो पूछे आप इसमें से जो बोर्ड पे लिखा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अपने माइक बेटे ऑफ रखिए तो और अच्छा समझ में आएगा। माइक ऑफ रखिए, वीडियो ऑफ रखिए अपना और माइक ऑफ रखें। अब देखिए 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है। इस कलेक्शन को क्या हम सेट कहेंगे या नहीं, बता सकता है बेटा कोई बच्चा? इस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे या नहीं? कलेक्शन तो है बेटा, इट्स ए सेट और नॉट? तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट बेटा? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो रीजन क्या होता है बेटा? जो डेफिनेशन है वही तो रीजन होगी बेटा, और जो वेल डिफाइंड है उसको हाईलाइट कर दो। नो, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये फोर्थ, फिफ्थ, क्या रीजन? कौन सा वर्ड नॉट डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये वर्ड जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। कोई कहेगा भी सचिन, कोई कहेगा भी सचिन बहुत अच्छा ढंग से खेलता है, कोई कहेगा नहीं, या तो 0 पे आउट हो जाता है, टिक के तो खेलता नहीं। इसलिए ये वर्ड जो है बेस्ट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। आपको ट्रिक भी बता दी गई है, जहाँ पे बेस्ट आ जाए, मस्ट आ जाए, वर्स्ट आ जाए, कंपैरिजन आ जाए, या किसी स्टेटमेंट को 2 पर्सन से हम पूछें तो उनका सेम आंसर होना चाहिए। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूछेंगे तो उनका सेम आंसर होना चाहिए, वो नहीं है। ओके बेटा, कोई डाउट्स? ये 3 पार्ट। अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग जो सेट है, सेट हेडिंग के मीनिंग क्या है? कलेक्शन। लेकिन कलेक्शन किसका होना चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो जो वेल डिफाइंड है, जिनको आप गिन सकें, जिनको सभी एडमिट कर सकें, जिनको सभी एडमिट करें भाई ये वेल डिफाइंड है या नहीं, उसका नाम सेट। अब ये बेस्ट आ गया तो ये सेट नहीं है। कोई कहेगा सचिन बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई कहेगा बिल्कुल बकवास खेलता है, ये सेट। फोर्थ पार्ट कह रहा है ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, collection of all boys in your class. तो क्या ये सेट है? यस। क्यों है? बिकॉज वेल डिफाइंड है। आपको पता है कौन सा बॉय आपकी क्लास में है या नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट देखें बेटा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, फिफ्थ पार्ट।
collection of fifth part. Fifth part is are natural numbers less than 100. All naturals. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 100. चौच बंद है, लेस का साइन आपको पता है, ये लेस का साइन लेस देन 100. जितने भी नेचुरल नंबर लेस देन 100 हैं उनकी कलेक्शन क्या वो सेट है या नहीं? यस, सेट है. क्यों? वेल डिफाइंड. क्यों है वेल डिफाइंड? इट कंटेन्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 से लेके 99 तक है. 100 नहीं है, 101 नहीं है. 100 से स्ट्रिक्टली लेस होने चाहिए. सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 सिक्स्थ पार्ट करिए नोट. कह रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स. नॉवेल्स इसको ध्यान से देखेंगे, अभी बताते हैं. बाय मुंशी प्रेमचंद. क्या इस या नहीं? तो क्या सेट है? नहीं. यस, इट इज ए सेट. क्यों? जो डेफिनेशन है, बिकॉज वेल डिफाइंड. आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद के कौन कौन से नॉवल हैं. रेदर उस बुक के स्टार्टिंग में लिखा होता है रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? लेकिन जनरल नॉलेज अगर क्वेश्चन ये होता कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है. लेकिन 1-2 के मैथ में जिसको टेस्ट आता है तो सारे दिन मैथ ही करता रहता है. थोड़ा सा अलग आप देख रहे हैं, कोई इसमें प्लस माइनस इनटू डिवीजन नहीं आ रहा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल. कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स बाय प्रेमचंद. तो क्या ये इस कलेक्शन को सेट कहेंगे या नहीं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स बाय प्रेमचंद, क्या ये सेट है या नहीं? कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स बाय प्रेमचंद. तो क्या कहेंगे बेटा आप? सेट है या नहीं? यस सर. सेट है. क्या रीजन लिखेंगे? वेल डिफाइंड. बेटा अभी आपको एक ट्रिक बताइए, अभी आपको एक ट्रिक बताइए जिसमें बेस्ट आ जाए, मोस्ट आ जाए, वर्स्ट आ जाए, वो सेट नहीं है. क्यों? कोई कहेगा भाई गोधन है, ये अच्छी बुक है, कोई कहेगा नहीं ये तो बकवास बुक है. बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं. तो अगर आप कंपैरिजन दिया तो कंपैरिजन आ गया तो सेट नहीं है. एक ही स्टेटमेंट को दो डिफरेंट पर्सन से पूछें, उनका आंसर सेम होना चाहिए. इसमें सेम नहीं है. किसी को कोई नावल मुंशी प्रेमचंद का अच्छा लग रहा है, किसी को कोई. क्वेश्चन था कि कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स बाय प्रेमचंद, तो ये सेट था. क्यों? प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवल जितनी उनकी कलेक्शन और सेट था, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड. बट बेस्ट नॉवेल्स बाय प्रेमचंद ये सेट नहीं है. क्या रीजन लिखेंगे? बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड. तो कर लीजिए बेटे नोट. जैसे ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी में अगर इस ढंग से पूछा जाए तो मतलब बेसिक्स आपके बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए. आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सेट है या नहीं है. इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसी का नाम सेट है. तो नॉवेल्स बाय प्रेमचंद, नॉवेल्स बाय प्रेमचंद ये तो सेट है, वेल डिफाइंड है. लेकिन बेस्ट नॉवेल्स आ जाए ये सेट नहीं है. क्यों? नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज वर्ड बेस्ट, जो बेस्ट वर्ड है ये नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं. बेटा बोर्ड पे 1, 2, 3, ये 4th, ये 5th, 5 चीजें लिखी गई हैं. पूछने में आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपको स्टेप नंबर पूछना है. बस पॉइंट नंबर पूछिए. 1 से 5 तक आपको नंबर कोट करना है केवल. 1 से 5 तक
नंबर कोड कीजिए, आपको बता दिया जाएगा रीजन है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये आपको पता है, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर तो आपको पता है, सेट का क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, +1 क्लास का क्वेश्चन है, ये वेल डिफाइंड है। फिर है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स of the world. Most dangerous animals of the world. Most dangerous animals of the world. क्या ये सेट है या नहीं? तो बेटा क्या सेट है या नहीं? यस, नो सर, नो। तो यस, नो। क्या रीजन? बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड नहीं है उसको आप हाईलाइट कर देंगे। क्या चीज वेल डिफाइंड नहीं है? बिकॉज वर्ड मोस्ट डेंजरस, जो मोस्ट डेंजरस वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं। क्यों? कोई कहेगा एलिफेंट मोस्ट डेंजरस है, कोई कहेगा लॉयन है, कोई कहेगा नहीं लॉयन कहाँ मोस्ट डेंजरस है, सर्कस में डॉग की तरह घूमते हैं। तो जो मोस्ट डेंजरस वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं। मोस्ट, तो जहाँ पे बेस्ट आ जाए, मोस्ट आ जाए, वर्स्ट आ जाए, वो सेट नहीं हो सकता क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। बेस्ट, मोस्ट या वर्स्ट आ जाए, कंपैरिजन आ जाए, जहाँ पे कंपेयर करना हो जाए। किसी भी स्टेटमेंट को जो दे रखी है उसको 2-3 पर्सन से पूछें, 2 डिफरेंट पर्सन से, उनका आंसर सेम होना चाहिए। जैसे आप ये पूछा भी मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है लॉयन है, दूसरा कहते नहीं लॉयन नहीं है, एलिफेंट है, टाइगर है, स्नेक है, कुछ इस टाइप से बोले। अभी फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स थे। किसी बच्चे को फिर से कोई पार्ट पूछना है तो पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स। नो सर। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखें बेटा। सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आपको हमने आपको दिए भी हुए हैं, आपने कॉपी पे करके हमें व्हाट्सएप पे करना है भी आपने ये काम कर लिया है। रेगुलर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम्स रहेंगी। बहुत आसान लैंग्वेज में बताएंगे आपको, अच्छे ढंग से आपको समझ भी आएगा। नोट रिजल्ट पूरी पार्ट। सेट को हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम बेटा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स का मतलब जैसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर, ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। तो सेट को हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। एंड मेंबर्स को, जो इसके मेंबर्स हैं, इस कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर कर लीजिए नोट। जो पूरा ग्रुप है उस पूरे ग्रुप को तो कैपिटल लेटर से, और मेंबर को स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर कौन से? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस टाइप से डिनोट। फर्स्ट थिंग, तो जो कलेक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, बड़े लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस टाइप से। और जो मेंबर्स हैं इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, छोटे लेटर से। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल ए बी सी। सेकेंड थिंग, अगर ए सेट का मेंबर है, इफ
एक लेटर ए इज मेंबर ऑफ ए सेट। अगर स्मॉल ए सेट का एक मेंबर है, वी राइट, तो हम लिखते हैं ए सी को बीच में कट किया, छोटा ई सा लिखा है, ए बिलोंग्स टू ए। जो ये सी को बीच में कट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक नोटेशन, कोड वर्ड है। ग्रीक नोटेशन में इसका नाम है एप्सिलॉन। ग्रीक नोटेशन है, ग्रीक वर्ड है ये, सी को बीच में कट करना। ये नहीं कहेंगे बोले जी हमें तो ए से लेके जेड तक सभी आता है, बीच में ये सी को बीच में कट के ये वाला सिंबल तो कभी नहीं आया। तो ये ग्रीक नोटेशन है एप्सिलॉन, याद रहे, ठीक है। नहीं तो हम इस बिलोंग्स को, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ग्रीक नोटेशन है, उसमें एप्सिलॉन है, नाम इसका ग्रीक नोटेशन, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू संबंध रखता है, उसको इस ढंग से लिखते हैं, सी को बीच में कट कर दिया तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अदरवाइज क्या लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ए डज नॉट बिलोंग। अगर ए उसका मेंबर है तो वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, अदरवाइज लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए सेट के अंदर, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स है, 1 से 6 तक। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, या तो बिलोंग्स टू लिखो, एप्सिलॉन बोलते हैं लेकिन इसको बिलोंग्स टू ही बोलेंगे एप्सिलॉन, और डज नॉट बिलोंग टू ऐसा लिखो। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 5-8, तो 5 इसका एक मेंबर है तो बिलोंग्स टू लिख दो, अगर मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 5 अगर एक मेंबर है इसका, इस कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, 6, 1 से लेके 6 तक। 5 इसका एक मेंबर है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे, 5 अगर मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे। तो 5 इज ए मेंबर, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख देंगे बस। कह रहे हैं 8-8, तो 8 इसका मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। जैसे आप डिफरेंट कोड वर्ड्स यूज करते हैं, आप सोचते भी टीचर को पता नहीं लग रहा, तो मैथ के कोड वर्ड्स, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आंसर पैरेलली अदर पार्ट्स। 10 के लिए क्या लिखें, 10-A, 10 इसका एक मेंबर है क्या, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग। अभी तक बेटा आपको 2 ही चीजें बताई हैं, सेट का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड, और अगर मेंबर है तो कैसे डिनोट करते हैं, मेंबर नहीं है तो कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेट को लिखने का तरीका क्या है। कोई डाउट बेटा, 1, 2, 3, 4, कोई डाउट है, नंबर पूछिए आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक सेट को लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं, सेट को लिखने के, सेट को राइट करने के क्या तरीके हैं, वो देखिए आप, कौन कौन से तरीके हैं सेट को लिखने के, क्या तरीके हैं। तो हाउ टू राइट ए सेट, एक सेट को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट पॉइंट तो सेट की डेफिनेशन बताई थी, सेकंड पॉइंट आपको आज के लेक्चर में बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू बताया, थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है हाउ टू राइट ए सेट। फर्स्ट सेट की डेफिनेशन, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू बताया, हाउ टू राइट ए सेट। आपको पता है ये सेट है, हाउ टू राइट, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू डिस्क्राइब। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे। एक सेट को लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है। तो फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, एक सेट को हम लिखेंगे कैसे, राइट, रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब, रोस्टर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दो ही तरीके हैं, एक मेथड बता रहे हैं आपको। फर्स्ट मेथड, लिखने के तरीके क्या है, आपको ये पता लग गया सेट है, आपको ये पता लग गया कि सेट इसमें है या नहीं, उसको लिखने का क्या तरीका है, उसका फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसमें क्या होता है बेटा, ईच एलिमेंट इज रिटन, हर एक एलिमेंट को हम लिखते हैं, मेंशन, सेपरेट बाय कॉमास, उनको अलग अलग करते हैं कॉमास के द्वारा, एंड उनको एनक्लोज करते हैं, एनक्लोज बंद करते हैं इन करली ब्रैकेट्स, मिडल ब्रैकेट्स। हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। जैसे ए सेट है, यहाँ करली ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 जितने भी हो सब एलिमेंट करली ब्रैकेट में लिखना है, हर एक एलिमेंट को लिखना है और कॉमा से सेपरेट करना है। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, टेबुलेट कर दिया उसको, टेबुलेट। अभी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा। क्वेश्चन थर्ड देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फर्स्ट पार्ट, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो इस एक्सरसाइज की समरी यही है, रोस्टर को सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रोस्टर में, है रोस्टर फॉर्म। क्या है बेटा रोस्टर फॉर्म? फर्स्ट पार्ट ए इज द सेट, उसमें मेंबर एक्स है, डॉट का मतलब सच दैट, तो डॉट लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, सच दैट एक्स इंटीजर है, एक्स इंटीजर है, एक्स इज इंटीजर एंड एक्स -3 से 7 के बीच में, एक्स इंटीजर है और एक्स -3 और 7 के इन बिटवीन है, -3 और 7 के इन बिटवीन। देखो कलेक्शन को कैसे डिफाइन किया है, एक्स है, दो डॉट का मतलब सच दैट एक्स इंटीजर है और एक्स -3 और 7 के बीच में, एक्स इंटीजर है और एक्स -3 और 7 के इन बिटवीन है, -3 और 7 के इन बिटवीन है, एक्स इंटीजर है, एक्स -3 और 7 के इंटीजर क्या होते हैं बेटा? इंटीजर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ये इंटीजर। ये साइन किसका है? नोट, अगर दो लेस के साइन आ जाए तो इसको लोअर लिमिट कहेंगे, लोअर नीचे वाली लिमिट, और इसको अपर कहेंगे। अब देखो x -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, चोंच बंद का मतलब लेस देन, x चोंच खुली है तो ग्रेटर देन, x -3 से ज्यादा है बट चोंच बंद है, लेस देन 7 है, x -3 से ज्यादा है, 7 से कम है, a से ज्यादा है, x चोंच खुली है तो ग्रेटर देन, x a से ज्यादा है और b से लेस है। दो लेस के साइन आ जाए तो पहले वाले को लोअर लिमिट कहेंगे और बाद वाले को अपर लिमिट कहेंगे। ये लोअर है और ये अपर। तो -3 से 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? नंबर लाइन ड्रा करो, -3 से 7 के बीच में कौन कौन से आते हैं? लेस का साइन है तो कौन कौन से आते हैं? तो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी? -2, जैसे यहाँ जाएंगे नंबर लाइन ड्रा करेंगे, -2 -1 0 कहाँ तक 6 तक, -1 0 1 2 3 4 5 6 आंसर। तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन। एक्स एक इंटीजर है और -3 और 7 के बीच में फर्स्ट पॉइंट। इस दो लेस के साइन का क्या मतलब है? सेकंड पॉइंट। -3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? थर्ड पॉइंट। नंबर है कौन कौन से? ये फोर्थ पॉइंट। नोट करें, लिख लीजिए बेटा, -3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर है, लिखिए आप, करिए नोट। तो आपको एक फार्मूला दे रखा था, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया।
एक फार्मूला दे रखा था बेटा, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म के अंदर उस फार्मूले को -3 to 7 के बीच में है, और वो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होल नंबर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बड़ी सिंपल सी बात है। कलेक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी का है, सेट का, तो उसके अंदर क्या है, सेट थ्योरी के अंदर आपको एक फार्मूला दे रखा है, उसके हर एक एलिमेंट हमें लिखने हैं, तो हर एक एलिमेंट को हमने लिख दिया, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म। कोई डाउट बेटे? आपको स्टेप्स पूछना पड़ेगा, कुछ कोई डाउट है तो। 1 से 4 तक कैसे लिखा है? सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो बहुत इजीली आंसर दे देगा। -3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, उन सभी नंबर को लिखो। अब इसमें एक चीज नोट कीजिए, रोस्टर फॉर्म क्लियर बेटा? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, हर एक एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, करली ब्रैकेट में। आप ये नहीं कहेंगे मैं तो करली ब्रैकेट यूज नहीं करता जी, या मैं बहुत ज्यादा नंबर ले लूंगा, मेरे को तो ड्राइंग भी आती है, कलरिंग करके इसमें लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, केवल यही ब्रैकेट यूज करनी है। आप ये नहीं कहेंगे मैं तो छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट यूज कर दूंगा, ऐसा नहीं। और क्या नोट करेंगे, इसमें ऑर्डर और रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर और रिपीटिशन, ऑर्डर और रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर रिपीट करते हैं जब, ऑर्डर एंड रिपीटिशन डज नॉट अफेक्ट द सेट, उससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर और रिपीटिशन से डज नॉट अफेक्ट द सेट, डज नॉट अफेक्ट द सेट, उससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनिंग क्या है, ये नहीं कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले 5 फिर 6, 6, 5 भी लिख सकते हैं। रिपीटिशन का मतलब -1 2 बार लिख लें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है क्वालिटी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की, मतलब एक सेट दे रखा है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। थर्ड पार्ट सेकंड करेंगे, थर्ड पार्ट इज कह रहे सी इज द सेट, तो सेट को हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं, x such that x is 2 digit natural number, x 2 digit number है, x 2 digit number है, and sum of digits 8, comma sum of digits 8, उनकी डिजिट्स का टोटल 8 है। x 2 डिजिट नंबर है और उनकी डिजिट्स का टोटल 8 है। ये कैसे लिखेंगे बेटा? 2 डिजिट नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, और उनकी डिजिट्स का टोटल जो है वो 8 है, सम ऑफ डिजिट्स इज 8। x 2 डिजिट नंबर है और उनकी डिजिट्स का टोटल 8 के इक्वल है बेटा। सम ऑफ डिजिट्स के इक्वल, सम ऑफ डिजिट्स कौन कौन से नंबर होंगे लिखिए बेटे, देखो सम ऑफ डिजिट्स 8 बताते हैं आपको। अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको। x 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ डिजिट्स क्या है उसका 8, वो 8 के, ये कैसे करेंगे बेटा? देखो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, 10 से लेके 99 तक, ये 2 डिजिट नंबर होते हैं बेटा। सम ऑफ डिजिट से 8 का क्या मतलब है, x वो कलेक्शन है जो कि 2 डिजिट नंबर है और उसमें डिजिट्स का टोटल किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। जैसे 10 नंबर है बेटा, 2 डिजिट 10, 11, 12, कहां तक 99 तक। जो 10 है इसमें डिजिट्स का टोटल कितना है 1, 11 है इसमें डिजिट्स का टोटल कितना है 2, 12 है इसमें डिजिट्स का टोटल कितना है 3, लेकिन हमें डिजिट्स का टोटल तो कितना चाहिए 8, वो नंबर लिखें। वो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन हर एक मेंबर को लिखें।
अब क्या करते हैं बच्चे, 8 के फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, बोले 8 का फैक्टर, बोले एक तो 17 हो गया, एक 71 लिख दो, उसका उल्टा लिख दो। और फैक्टर क्या लिखते हैं, 26 हो गया और 62 हो गया, वो लिख दो। करना कैसे है बेटा, देखो आपको 2 प्लेसेस फिलअप करने हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको 2 प्लेसेस फिलअप करने हैं, एक यूनिट प्लेस और एक टेंस प्लेस, 2 प्लेसेस फिलअप करने हैं। अब देखो बेटा, इसके ऊपर जो नंबर लिखेंगे वो 0 से 9 तक हो सकते हैं, वो सभी लिख लो। आप सोचने का तरीका बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस के अंदर स्कोर बोर्ड के ऊपर आदमी घूमते हुए नजर आते हैं। किसी ने 100 स्कोर किया तो ये नहीं कि वो 100 का ब्लॉक देखेगा, वो क्या करेगा, 100 ऐसे प्लेस कर देगा। पहले नंबर पे 0 आ नहीं सकता। अगर पहले नंबर पे 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। अगर पहले नंबर पे 0 आ गया, पहले नंबर पे 0 आ गया तो ये तो 1 डिजिट नंबर रह जाएगा बेटा। पहले नंबर पे 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो पहले नंबर पे 0 नहीं है तो ये नहीं बन सकता। 1 के साथ क्या लिखें कि 8 बन जाए 7, तो 17 आ गया। 2 के साथ क्या लिखें कि 8 डिजिट्स का टोटल 8 बन जाए, 2 डिजिट नंबर 2 6 लिख लो बेटा, 26 हो गया, कॉमा से सेपरेट कर दो। 3 के साथ क्या लिखें 5, 3 5। 4 के साथ क्या लिखें 4, 4 4। 5 के साथ क्या लिखें कि 8 बन जाए 3। 5 के साथ और क्या लिखें कि 8 बन जाए, नॉट पॉसिबल। एक और नंबर लिखने पे 8 बन जाता है तो मैथ ही फेल हो जाएगा। 5 में 3 ऐड करें तब भी 8, 5 में कुछ और ऐड करें तब भी 8, नॉट पॉसिबल। 53, तो इससे आपका कोई नंबर मिस नहीं होगा। फिर 62, 71, 8 के साथ क्या लिखे 0, 9 के साथ क्या लिखे -1, वो लिख सकते हैं। तो इस कलेक्शन में कितने मेंबर्स होंगे, 8। 1 से लेके ये 8 तक, ये 17, 26, 1 2 3 8 तक। तो ये नंबर हो गए, नहीं तो बेटा आपका कोई ना कोई नंबर मिस हो जाएगा, इसलिए ये 8 नंबर हो गए। कोई डाउट, क्लियर है क्या बेटा। x 2 डिजिट नंबर है, फिर से देखिए x 2 डिजिट नंबर है तो उसमें आपको कितने प्लेसेस फिलअप करने हैं, 2। पहले नंबर पे 0 नहीं आ सकता, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस। 1 आ सकता है, 1 के साथ क्या लिखें कि 28 बन जाए, दोनों डिजिट्स का टोटल 8 बन जाए, 17 8 बन जाए। 2 के साथ क्या लिखें, 3 के साथ क्या लिखें, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ लिख नहीं सकते। तो इस ढंग से आप सोच सकते हैं, इधर आप फैक्टर्स करके देखिए। फोर्थ पार्ट, रब कर रहे हैं बेटा इसको। फोर्थ पार्ट इज, कह रहा है एक्स प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 60 है। x such that x prime है and divisor of 60। x प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, जो किसी और से डिवाइड ना हो, 1 और इटसेल्फ, और किसी से डिवाइड ना हो। कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 3 हो गया। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, यूनिक नंबर्स, प्राइम नंबर्स। 2 3 5 कौन कौन से हैं, 7 9 11 13, ये आपको पता है। 60 के डिवाइजर कौन कौन से बेटा, 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 2 60 को डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 कर रहा है, 7 8 9 10 कर रहा है, 12 कर रहा है, 15 कर रहा है, फिर 30 करेगा सीधा, फिर 20 कर रहा है, 30 कर रहा है, 60 कर रहा है। यही है। अब इनमें से प्राइम कौन कौन से वो छाट लो बेटा। 60 के डिवाइजर्स यही हैं, इनमें से जो जो प्राइम है वो हम छाट सकते हैं। प्राइम कौन कौन से जो दूसरे से डिवाइड ना हो, तो कौन कौन से हैं, 2 हो गया और 3 हो गया। बाकी सभी किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे हैं, तो प्राइम नंबर यही है जो 60 के डिवाइजर है। तो प्राइम भी देख लो एंड साइमल्टेनियसली 60 के डिवाइजर भी देख, प्राइम भी देख लें और 60 से डिवाइजर है वो भी देख लें। तो ये सेट है, इसमें प्रूव नहीं करना सेट है, इसमें तो ये कह रहे हैं सेट है, इसके मेंबर्स को लिखिए आप, वो लिख दिया। 6th पार्ट कह रहे लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर।
बेटर वर्ड्स के अंदर जो जो लेटर्स यूज हुए हैं उन लेटर्स को लिखना है, बेटर वर्ड्स के लेटर। तो लिखना स्टार्ट कर दो। एफ क्या आएगा बेटा? बी, फिर क्या है? ई, फिर क्या है? टी, टी फिर से आ गया। तो ऑर्डर एंड रिपीटिशन से सेट पे फर्क नहीं पड़ता, तो लिखने की जरूरत नहीं है, टी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है? ई, ऑलरेडी आ चुका। फिर क्या आएगा? आर, बी ई, आंसर आ गया बेटे बेटर। बेटर वर्ड्स के अंदर जो जो यूज हो रहे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ। ये क्लियर है बेटे? अभी तक क्या बताया कि सेट की डेफिनेशन क्या क्या है, ये आपको बताया कि सेट का मतलब क्या है। फिर आपको ये बताया कि बिलोंग्स टू है क्या है, एक सेट को लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसकी एक ही फॉर्म बताई गई है। यस बेटा पूछिए, कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन बेटा पूछिए, कोई डाउट है तो सेट को लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। टेबुलर फॉर्म है, हर एक एलिमेंट को लिखा जाता है, कॉमा से सेपरेट करते हैं और उनको किस में एनक्लोज करते हैं? करली ब्रैकेट्स के अंदर। ये करली ब्रैकेट्स, जैसे ये सेट के अंदर ये 10 एलिमेंट है। ऑर्डर एंड रिपीटिशन से सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी कराया गया है। फोर्थ देखिए बेटा, तो ये सभी क्वेश्चन फिर से करने हैं, क्वेश्चन की बुकलेट भेजेंगे, एनसीईआरटी बुक रखनी है और बाकी क्वेश्चन हम कलेक्शन आपको हम देंगे। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट का, एक क्लस्टर फॉर्म थी, एक है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने का सेकंड मेथड क्या है? सेट को लिखने का सेकंड मेथड वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म किसे कहेंगे? नाम से क्लियर है, इसमें हम कोई एलिमेंट नहीं लिखते, कोई एलिमेंट नहीं लिखते, बट ए रूल इज गिवन, रूल दिया जाता है। एक रूल दिया जाता है जो कि सेटिस्फाइड होता है बाय ऑल द एलिमेंट्स, जो सभी एलिमेंट्स के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता, लेकिन एक रूल दिया जाता है जो कि सभी एलिमेंट्स के द्वारा सेटिस्फाइड की होता है। सभी एलिमेंट्स के द्वारा कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता, एक रूल देते हैं जो कि सभी एलिमेंट्स के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। क्लियर करते हैं बेटे, आपको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? सभी एलिमेंट्स के द्वारा वो सेटिस्फाइड होता है। इसकी ट्रिक क्या है? मीनिंग क्या है? इस सेट के अंदर जैसे ए सेट है, एक एलिमेंट एक्स और रूल ऑन एक्स लिखा दिया, एक्स के ऊपर जो रूल है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। एक्स के ऊपर जो रूल है, रूल ऑन एक्स, एक्स के ऊपर जो रूल है उसको लिखा जाता है बेटा। अभी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा, क्वेश्चन से रूल ऑन एक्स। सेकंड क्वेश्चन, इनफैक्ट जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें वो सेट बिल्डर फॉर्म ही दे रखी थी, उसको हमने किस में लिख दिया था? रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा, क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन 3, 6, 9, 12। अब ये बेटा रोस्टर फॉर्म दे रखी है। रोस्टर फॉर्म क्यों है? इसमें हर एक एलिमेंट को टेबुलेट किया गया है। तो इसकी समरी यही है, फर्स्ट एक्सरसाइज की 1.1 की समरी क्या है? रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी, रोस्टर यानी हर एक एलिमेंट दे रखा होगा, उसको तो सेट बिल्डर में लिखेंगे, और सेट बिल्डर की को हम किस में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर को सेट बिल्डर में
और सेट बिल्डर को रोस्टर में। अब जैसे ये रोस्टर दे रखी है, कह रहे इसको सेट बिल्डर में लिखा, तो हमने बता दी हमें एक ऐसा रूल लिखना है जिसमें केवल कौन सा एलिमेंट है, 3 आए, 6 आए, 9 आए और 12 आए। हमें केवल ऐसा एलिमेंट लिखना। तो ये क्या कौन कौन से होंगे लॉजिक, देखो 3 into 1, 3 की टेबल्स हैं, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। तो 3 तो सब में फिक्स है, 3 तो सब में फिक्स है, तो x इक्वल टू 3 तो सब में आ गया। आगे जो लिखा है 1 2 3 4 वो अलग अलग है, तो उसको n कह दिया। x सच दैट 3 तो लिख ही दिया, 3 सब में है, उसके आगे 1 2 3 4 है, उसको n कह दिया। एंड कोमा n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक। 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, 1 और 4 इंक्लूडेड है। दो लेस के साइन आए, अभी आपको बताया गया था, दो लेस के साइन आए तो इसको क्या कहेंगे, लोअर लिमिट। x a से ज्यादा है, x चौंच को लिए a से ज्यादा है बट लेस देन b है, और b को क्या कहेंगे, अपर लिमिट। ये लोअर है और ये अपर। तो x 3n है, n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है, 4 तक। तो 4 नंबर है 1 2 3 4, लेकिन 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, तो हम कह देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो x का आंसर 3n है, n की वैल्यू 1 से 4 तक है, और n क्या है, नेचुरल नंबर। ये आंसर हो गया 3 6 9 12, 3n। सेकंड मेथड जनरल नॉलेज, 3 6 9 12 ये एपी भी है। एपी की जनरल टर्म कैसे निकालते हैं हम, a प्लस n माइनस 1d। a क्या हो गया, 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है, 3, तो ये 3n ही तो बचा। तो जनरल फार्मूला लिखने का नाम रूल फॉर्म है, जनरल फार्मूला। जब हम जनरल फार्मूला लिख देते हैं तो वो क्या है, रूल फॉर्म। ये मेथड है बेटा। कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। तो बाय चांस ये तो एपी थी, एपी में आप एन टर्म निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d, उस ढंग से भी हम लिख सकते हैं, वो लिख दिया। अभी कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। ये फर्स्ट लॉजिक में कोई डाउट, सेकंड में और थर्ड में। नंबर पूछिए आप, कोई डाउट है तो नंबर पूछे हैं बेटा आप। सेकंड पार्ट देखें बेटा, सेकंड क्लियर है क्या बेटा, यस सर। सेकंड पार्ट देखें, क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट। This one is 2 4 8 16 32। तो आप देख रहे हैं डबल होते जा रहे हैं। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको, ये रोस्टर फॉर्म है। इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। तो कैसे करेंगे, आपको ट्रिक बता दी, ए लिखना है, ट्रिक बताई गई है, ए लिखना है, ए इक्वल टू एक्स एक मेंबर लिखना है, उसके आगे रूल लिखना है। एक्स एक मेंबर लिखना है, उसके आगे उसका रूल लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, मेंबर लिख दिया। ये क्या है, लॉजिक क्या है, इसकी एक सिमेट्री बनाई। जैसे बैंकिंग वगैरह में ये क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर 1। 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। 8 को क्या लिखेंगे, 2 क्यूब। 16 को क्या लिखेंगे, 2 4। 32 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 5। तो 2 तो सब में आ रहा है, देखो डबल होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं, पावर एक एक बढ़ती जा रही है, पावर एक एक इंक्रीज होती जा रही है। तो 2 तो आएगा ही, जो पावर वेरी कर रही है वो लिख दो n। पावर कहां से कहां तक है, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, और 1 से 5 के बीच में 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, वो नहीं लिखना। तो n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल। n की वैल्यू 1 से 5 तक है, और n क्या है, उसमें एक नेचुरल नंबर है, वो लिखो 1 to 5, और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये सारे हो गए 1 2 3 4। नेचुरल कौन, n बिलोंग्स टू नेचुरल, n बिलोंग्स टू नेचुरल, ऐसे लिखेंगे। n बिलोंग्स टू 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5।
ये आंसर आ गया बेटा, ये आंसर। आपको कोई और डाउट है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, एनी डाउट तो फोन भी कर सकते हैं, क्लास लगे क्लास में पूछ लीजिए आप, लेकिन आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। फिफ्थ पार्ट देखें बेटा, फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। दिस इज 1, 4, 9 अप टू 100। कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ये स्क्वायर्ड नंबर है, 1 का स्क्वायर 4, 4 2 का स्क्वायर है 9, 3 स्क्वायर है 100, 10 स्क्वायर। तो ऊपर पावर सेम है, अब इसे नीचे वाला वेरी कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? x such that x इक्वल टू स्क्वायर लिखेंगे, अंदर एक नंबर लिख देंगे, नंबर क्या लिख देंगे? n। लेकिन n की कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, तो n की लिमिटेशन क्या है? 1 से लेके 10 तक। ये बेस क्या हो सकता है? 1 से लेके 10 तक, और n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल। n बिलोंग्स टू नेचुरल, n की स्क्वायर लिखेंगे, और n क्या है? बेस है, बेस 1 से लेके 10 तक हो सकता है, x इज n स्क्वायर। बेस 1 से 10 तक हो सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। आंसर आ गया। कोई डाउट? अभी तक बेटा हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डील किए हैं, फर्स्ट 4। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछें बेटा। तो एक तो बेटे आपको काम कंप्लीट रखना है, जैसे आज तो बहुत थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, आपको एनसीईआरटी लेवल का बताया गया है। पहले आप सिंपल बेसिक करेंगे, उसके बाद थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक्स हैं। जैसे एनसीईआरटी से उम्मीद करते हैं हम 70 से 80% तक आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से करने हैं, रेगुलर काम करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे। कोई डाउट है तो आपको नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस करना है। कोई डाउट है तो नेक्स्ट डे आपको क्लास में डिस्कस करना है। हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है, अच्छे ढंग से। किसी को कोई डाउट है थ्रू आउट, किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछना है, हमसे फोन करना है, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा स्लो चलेंगे, जैसे बहुत फास्ट नहीं करा रहे, ये नहीं कि एक हाथ में डस्टर है, एक हाथ में मार्कर है, फटाफट रब कर रहे हैं, आप आराम से नोट कर पा रहे हैं। कोई डाउट है आपको पूछना है, हर एक क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल एज वेल एज क्वेश्चन। बुक स्कूल्स में एनसीईआरटी लगेगी, कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जाए तो हमसे डिस्कस करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट हमने बनाई हुई है, आपको व्हाट्सएप भी करेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। हर एक क्वेश्चन आपको करना है, मैथ अच्छे ढंग से स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन कम से कम तो एनसीईआरटी। और मैथ से घबराएंगे नहीं, मैथ बहुत सिंपल है आपका, मैथ सिंपल है, मैथ से घबराना नहीं है, सिंपल है। ये नहीं सोचेंगे जैसे बच्चे मैथ से डरते हैं, अभी 10th का मैथ बहुत हैवी था, बहुत मुश्किल था, +1 +2 का ऐसा मैथ नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं, बताया ना बेटा, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं 10th के, तो 1 2 में बहुत अच्छा करते हैं। तो कल वैसे तो संडे को ऑफ रखते हैं, लेकिन आपकी क्लास रखेंगे, फिर आपकी क्लास रख लेंगे बेटे, क्यों अभी स्टार्ट ही किया है। कल आपकी क्लास रखेंगे, फिर वही यही टाइम 9:30। वैसे तो एक लॉकडाउन पीरियड के बाद आपकी क्लासेज का टाइम होगा 6, 5, 6, 10 ऐसे रखेंगे, 5 से 6